हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका BSol है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 8.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम 8.3 का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 जो कि थियरी का पार्ट था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको देख लेना, तभी इसको देखना, तभी बेटर समझ में आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि आपके साथ हमारा भी ग्रोथ हो, तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो अच्छा लग रहा था। फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट और शेयर ही हमें नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने का मोटिवेशन देता है, तो प्लीज़ आप ऐसा ज़रूर करें। जितना अधिक आपका सपोर्ट होगा, शेयर होगा, लाइक होगा, उतना ही जल्दी जल्दी आपको वीडियो मिलेंगे BSol के। तो चलो आज का प्रॉब्लम 8.3 कंप्लीट सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलो प्रॉब्लम करना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम 8.3 का पहला इसमें दो क्वेश्चन पहले में, तो पहला का पहला यानी पहला का ए करते हैं। देखो, फाइंड डेल फाई इफ फाई इक्वल टू दिस। तो देखो, फाई आपका एक फंक्शन है, वो भी स्केलर पॉइंट फंक्शन। स्केलर पॉइंट फंक्शन के लिए ही ग्रेडियंट डिफाइंड है फ्रेंड्स, ये याद रखना। तो हमें क्या निकालना है? डेल फाई निकालना है, मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है। निकालते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये आपका फाई फंक्शन गिवन है, हमें डेल फाई निकालना है। उसको हम लोग नेबला भी पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे नेबला पढ़ेंगे इसको, है ना। तो देखो, नेबला इक्वल टू आपका 30 होता है। थ्री पार्ट देखा है आपने, तो ये क्यों लिख रहे हैं हम, ये आपको समझ में आ रहा है। तो इसके जगह पे हम इसको लिखते हैं, ये याद रखना। ओके, डेल बाई डेल एक्स है, ये डेल बाई डेल वाई है, और डेल बाई डेल जेड है ना। हम इसको नेबला इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम डेल पढ़ रहे हैं, तो डेल डेल हो जाएगा सेम, है ना। तो इसलिए हम इसको डेल पढ़ रहे हैं, इसको नेबला पढ़ रहे हैं। इसको हम लोग डेल भी बोलते हैं और नेबला भी बोलते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे आपका जो नेबला फाई है ना, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाई से इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो, ये जो फाई है आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो इनसे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह से। देखो, नेबला फाई डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ पे फाई की वैल्यू, तो फाई की वैल्यू आपकी ये वाली है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपका आई कैप है, उसके बाद डेल वाई। यहाँ पे आपका फिर से ये चीज़ होगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं, और जे कैप हो जाएगा। उसके बाद प्लस डेल बाई डेल जेड। उसके बाद फिर से यही चीज़ आपका लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे के कैप हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, नेबला फाई निकालना है, तो हमें इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, लॉग का क्या होता है, लॉग का आप जानते हो 1 बाई जो आपका दिया रहा था, जिससे आपका ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब लॉग के अंदर जो होता है वो नीचे चला जाता है, और एक्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2x कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो फ्रेंड्स। और जो आपका y है जेड है, वो तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और यहाँ पे डेल का यूज है, मतलब पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ओके, तो ये आई कैप हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद प्लस इसको हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे 2x से ऊपर, तो यहाँ पे ऊपर 2y हो जाएगा, है ना, और नीचे आपका सेम टू सेम। ओके, और यहाँ पे आपका जे कैप हो जाएगा। उसी तरह से जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ पे 2y है, तो यहाँ पे आपका 2z हो जाएगा, क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और नीचे आपकी सेम। ओके, अब के कैप हो जाएगा। यहाँ पे देखो, जो चीज़ें कॉमन हो सकती है कॉमन कर लो। तो देखो, ऊपर 2 कॉमन हो जाएगा, 2 सब में है, और नीचे आपका ये वाला है, तो 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा, और ये आई कैप बचेगा। यहाँ पे बचेगा वाई और जे कैप, तो वाई और जे कैप, और यहाँ पे क्या बचेगा, जेड के कैप, है ना। तो ये आपका बचा, ये आपका फ्रेंड्स आंसर है। बहुत आसान है फ्रेंड्स, ये ग्रेडियंट निकालना बहुत ईजी होता है। बस आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो सही होना चाहिए, यानी आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन फ्रेंड्स सही तरीक़ा से आना चाहिए। अब देखो, बी निकालते हैं। ठीक है, पहला में आपका 2 क्वेश्चन है, ए और बी, तो ये हमने निकाले, बी निकालते हैं। सो दैट ग्रेडियंट ऑफ 1 बाई आर इक्वल टू दिस। तो हमें ग्रेडियंट ऑफ 1 बाई आर निकालना है, मतलब 1 बाई आर का हमें ग्रेडियंट निकालना है, जो कि ए आएगा। चलो करते हैं। अब आप बोलो कि यहाँ पे फंक्शन तो गिवन नहीं है, कैसे काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका फंक्शन गिवन है, इस तरह से दिया हुआ है आर के फॉर्म में,
अब देखो हमें कैसे लिखना है इसको, ये हमें लिखना आना चाहिए। देखो जब भी आपका आर वेक्टर ऐसे दिया रहा है, ठीक है, उन लोगों ने डार्क लिखा है तो वेक्टर ही है, ठीक है ना, आर वेक्टर है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, याद रखना इसको, एक्स आई कैप वाई जे कैप, ये पोजीशन वेक्टर होता है आर, ठीक है, जनरल पोजीशन वेक्टर होता है, और जेड के कैप है। तो इसके जगह पे आपको इसको लिखने हैं, ओके। और जो छोटा वाला आर होता है इसका मैग्नीट्यूड होता है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, यानी देखो ये छोटा वाला जो आर है आपका क्या है, इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, समझ में आ रहा। तो इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, आई जे और के का कोफिशिएंट जो भी है उसका स्क्वायर करके स्क्वायर आउट कर दोगे। तो देखो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट एक्स, वाई का कोफिशिएंट सॉरी जे का कोफिशिएंट वाई और के का कोफिशिएंट जेड है, और इसको स्क्वायर आउट में आप डाल दोगे, ओके। देखो आपको ग्रेडियंट निकालना 1/r का, तो ये आर है, आर इक्वल टू दिस आया है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 1/2। देखो स्क्वायर रूट को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। अब देखो 1/r का निकालना, तो 1/r कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा ये 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2 है ना। तो इसका हमें ग्रेडियंट निकालना है। तो देखो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे ग्रेड GRAD ग्रेड 1/r क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ग्रेड मतलब क्या आपका वही, और नेबुला की वैल्यू तो वही आपका हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स आई कैप डेल बाई डेल वाई जे कैप डेल वाई डेल जेड के कैप हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे फंक्शन रहता है आपका 1/r है यहाँ पे, ठीक है, फंक्शन कैप का यहाँ पे 1/r है ना। इसी तरह से आप इसको लिख लोगे डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल एक्स आई कैप डेल बाई डेल वाई जे कैप और डेल बाई डेल जेड की कैप। 1/r की जगह क्या लिखोगे 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2। अब ये जो टर्म है, जो ये फंक्शन है जो, ये जाएगा इनके साथ, इसके साथ जाएगा फिर, और फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ठीक है, ये करके सबके साथ जाएगा। तो सिंपली जो है एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y और एक बार z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गई। तो देखो फ्रेंड्स मैं इसको अंदर ना ले जाके यहीं पे मैं डिफरेंशिएटर के डायरेक्टली लिख रहा हूँ। जैसे मैं इसको क्या करता, यहाँ पे जो फाई का जो फंक्शन था उसको जो दिया हुआ था ये, ठीक है, तो ये अंदर लिखा मैंने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके, समझ रहे हो ना। तो ये लिखने में थोड़ा टाइम लगता है और लंबा भी होता है, बड़ा भी होता है, तो ये हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, समझ रहे हो। हम इसको क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में और एक बार जेड के रिस्पेक्ट में, समझ में क्या। तो देखो फ्रेंड्स हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने से पहले मैं इसको थोड़ा अरेंज करके कुछ इस तरह से लिखा है जिससे आपको बेटर समझ में आए, ठीक है। मतलब ये जो नीचे है ये ऊपर जाएगा तो पावर इसका नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो समझो, इसको मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होगा, अगर मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, देखो जिसको करने आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन उसके लिए कुछ नहीं है। तो देखो फ्रेंड्स इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करना, तो क्या करना होगा, पहले इस पूरे को हमें डिफरेंशिएट करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और -1/2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। देखो -1/2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -3/2 हो जाएगा, कर लेना, इतना ही आएगा, है ना। और यहाँ पे आपको अब क्या करना है, अंदर जाके एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे वाई और जेड कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, सिर्फ x का होगा तो 2x हो जाएगा, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। तो इसको हम कुछ इस तरह से अरेंज करके लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे माइनस तो आपका रहेगा ही, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, देखो -1, ठीक है, इंटू आपका x, एक आपका ये वाला x बच गया और यहाँ पे 1 बच गया। और देखो जो पावर आपका -3/2 है वो नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, देखो ये आपका इस तरह से हो जाएगा, समझ रहे हो।
तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। मैं लेंदी कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझाया और मैं लिखूँगा यहाँ पे, देखो 1/r। तो देखो फ्रेंड्स, जब इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो -1/2 इंटू 2x, ओके। और नीचे आपका आ जाएगा x² + y² + z² का पावर 3/2 हो जाएगा। समझ ना? इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे, काट दूंगा मैं, कोई बात नहीं। अब देखो यही चीज़ को हमें y के रिस्पेक्ट में करना है। पहले आई कैप लिख लो, आई कैप है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको हमें क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है। तो सेम थिंग रहेगा, सेम चीज़ लिखो, बस x की जगह y कर दो, ठीक है। एक से हमें आइडिया मिल चुका है, तो हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे प्लस होता है, देखो प्लस है, तो -1/2 सेम जो चीज़ में छाप दो, बस x की जगह पे यहाँ पे y कर दो। तो देखो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा यहाँ पे, और x² + y² + z² का पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका j कैप हो जाएगा। उसके बाद आप z के रिस्पेक्ट में इसको करोगे तो सेम चीज़ छाप दो, बस यहाँ पे y की जगह z लिख दो। तो देखो क्या हो जाएगा, -1/2, यहाँ पे 2z लिखूँगा मैं, और यहाँ पे k कैप हो जाएगा, और नीचे आपकी ये कहानी हो जाएगी x² + y² + z² का पावर 3/2 पावर। समझ में आ गया? ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो आगे क्या होगा, यहाँ पे इक्वल ग्रेडियंट ऑफ 1/r इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये दो तो काट ही दो, यहाँ पे ये दो कट जाएगा। देखो नीचे ये चीज़ें आपकी सेम है ना, तो मैं इसको कॉमन ले लूँगा, और देखो माइनस सब में है, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। तो माइनस तो हम कॉमन कर सकते हैं, माइनस कॉमन कर लो, ठीक है। और 1 है तो ऐसे तरह से माइनस को ऐसे नहीं लिखा जाता, तो 1 ले लो तो -1, ठीक है। और नीचे आपकी ये चीज़ें आ जाएगी x² + y² + z², ओके। इसका पावर कितना है, 3/2 है। तो 3/2 को कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं फ्रेंड, देखो तो 1/2 का पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं क्या। देखो इन दोनों पावरों को मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 और 3 को, तो 3/2 हो जाएगा। तो इसको 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो अंदर क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा आपका, x बचा एक, और i कैप बचा। यहाँ पे क्या बचेगा आपका, एक y बचेगा और j कैप, और यहाँ पे आपका z k कैप बचेगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? अब देखो ये क्या है, मैं आपको दिखा दूँ, ये आपका देखो क्या है, ये आपका r वेक्टर है ना। और यहाँ पे देख सकते हो r इक्वल टू दिस है, तो इसकी जगह पे हम r लिख सकते हैं, और इसकी जगह पे हम एक कैपिटल R लिख सकते हैं। तो लिख रहा हूँ मैं, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1/, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे R लिख सकता हूँ, पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, R वेक्टर लिख सकता हूँ, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा -R वेक्टर डिवाइड बाई R के पावर 3। ये हमें प्रूव करना था, प्रूव कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड, फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस दिस एट द पॉइंट दिस। तो इस पॉइंट पे इस सरफेस का नॉर्मल जो है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। देखो आप जानते हो कि जो आपका ग्रेडियंट होता है, ग्रेड फाई जो होता है, मतलब जो आपका फंक्शन होता है ना, ये हम निकालते हैं। अगर आपका कोई फाई फंक्शन दिया है उसका हम ग्रेड निकालते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं। तो वो क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, एक वेक्टर होता है। वो ऐसा वेक्टर होता है जो उस सरफेस पे जैसे कि एक बार सरफेस को डिनोट करता है। ये जो स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है, ये जो आपको गिवन रहता है, एक सरफेस को डिनोट करता है, ठीक है। और इसका जो ग्रेडियंट होता है वो इस पे परपेंडिकुलर होता है, यानी नॉर्मल होता है, ठीक है। तो यानी ये जो होगा ये आपका नॉर्मल होगा। तो यही हमें निकालना है, और इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। चलो करते हैं। तो देखो ये आपका ये फाई फंक्शन दिया हुआ है, इसको आपको सही तरीक़ा से लिखना है। ये जो इक्वल के बाद 3 है, इसको अंदर ले आना है, और +3xyz इक्वल टू आपका 0 होना चाहिए, याद रखना, 3 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको लिखना है। अगर कोई फंक्शन आपका इक्वल के बाद कुछ दिया हुआ है, उसका 3 4 5 कुछ भी दिया है, उसको इस तरह से ले आना, तभी आगे प्रोसेस करना। देखो अभी जो है ये सरफेस को ग्रेडियंट कर रहा है, तो इस पे जो नॉर्मल गिर रहा है उसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, वी नो दैट हम जानते हैं
हम जानते हैं कि जो ग्रेड 5 होता है, 5 दिया था, 5 लिखो, इज द नॉर्मल वेक्टर होता है टू द सरफेस। कौन सा सरफेस? 5। ओके, हम लोग जानते हैं ऐसा हमने थ्योरी पार्ट में पढ़ा है और ये चीज़ होती भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम नॉर्मल वेक्टर पहले निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा? ग्रेड 5 निकालना होगा, यानी ग्रेडियंट ऑफ 5 निकालना होगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा टेल बाई टेल एक्स आई कैप। ये बार बार लिखो, ये तब तक लिखो जब तक कि पूरी तरह से याद ना हो जाए। ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे ना, आप जो है अगर प्रो हो जाओगे, है ना, एक्सपर्ट हो जाओगे, तो आप क्या करोगे, इसको लिखने के बाद डायरेक्टली इसको क्या करोगे, आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इससे आप बार बार लिखो जिससे आपको याद रहे। ओके, तो ये हो गया। और यहाँ पे 5, तब 5 की जगह पे आपका ये वाला है, तो इसको आप लिखोगे यहाँ पे। तो देखो एक्स के पावर 3 प्लस वाई के पावर 3 प्लस 3 वाई जेड माइनस 3 है। अब क्या करना है आपको? अब आपको करने हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट इसको, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के और एक बार जेड के रिस्पेक्ट में। तो हम सबसे पहले इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो देखो ये वाला एक्स है और ये वाला एक्स है, इन दोनों में एक्स है ना। तो हो जाएगा ये 3x² इसका, और इसका क्या हो जाएगा 3yz हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हो जाएगा 3yz, समझ में गया। और यहाँ पे 3 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स को छोड़ के जो भी है सब कांस्टेंट है। ओके, इसको ब्रैकेट कर लो और आई कैप लगा लो, यहाँ पे आई कैप है। उसी तरह से अब जो उसको वाई के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएट। तो देखो वाई वाला ए है और ए वाला है, दोनों में वाई है ना। बाकी किसी में वाई नहीं है तो सब 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका वाई के पावर 3 का 3y², और यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा प्लस 3xz हो जाएगा। ओके, जे कैप, उसके बाद प्लस लिखो। उसके बाद इसको आप जेड के रिस्पेक्ट में करोगे, तो देखो जेड किस में है, तो जेड सिर्फ एसी में है ना। तो बाकी सब 0 हो जाएंगे क्योंकि वो सब कांस्टेंट की तरफ ट्रीट होंगे। तो देखो ये चीज़ें हो जाएगी यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में करने से 3xy, और यहाँ पे क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा। अब देखो उन लोगों ने एक पॉइंट भी डिफाइन कर रखा है कि उसी पॉइंट पे आपको नॉर्मल निकालने हैं, तो हमें उस पॉइंट को लेना पड़ेगा। देखो ग्रेड 5 एट पॉइंट कौन सा है फ्रेंड्स, कौन सा पॉइंट दिया है, तो 1, 2, -1, सॉरी यहाँ पे 1, 2 और -1 दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ हम रखेंगे, ये एक्स की जगह पर रखेंगे, ये वाई की जगह पर रखेंगे, और ये जेड की जगह पर रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से फ्रेंड्स होता है आपका एक्स, वाई, जेड होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से जो अरेंज होता है ये एक्स, वाई, जेड होता है। तो देखो हम यहाँ पे रख रहे हैं इसमें, तो देखो क्या हो जाएगा ग्रेड 5 क्या हो जाएगा आपका, देखो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 1 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ वाई वहाँ पे 2, और जहाँ पे जेड है वहाँ पे -1 पुट करेंगे। तो देखो 3x की जगह पे हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, और 3y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, और जेड है यहाँ पे, तो जेड की जगह पे हम क्या पुट करेंगे -1। इसको आप लिख लेना, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग में जब करो ना तो सब लिख के करो, जब आप प्रो हो जाओगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको रखो और वैल्यू लिख दो यहाँ पे, है ना। तो 3 हो जाएगा, y की जगह पे आप क्या पुट करोगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x की जगह पे क्या पुट करोगे, फ्रेंड्स यहाँ पे y की जगह पे 2 है तो 2 हम पुट करेंगे, और यहाँ पे 3xz, जेड की जगह पे क्या है आपका -1 है, घेर देते हैं इसको, और यहाँ पे जे कैप लगा देते हैं, जे कैप लगा हुआ फ्रेंड्स प्लस। अब ये वाला टर्म देखो, तो देखो इसमें 3 है ना, x है तो x की जगह पे 1 है, और y की जगह पे 2 है तो 2 लिखूँगा मैं, और यहाँ पे आपका के कैप हो जाएगा। अब देखते हैं कैलकुलेशन करके क्या आता है। तो देखो ये 3 × 1 आपका 3 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 माइनस में होगा, तो 3 में से 6 जाएगा, तो 3 में से 6 जाएगा तो -3i हो जाएगा, है ना। ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और 4 × 12 हो जाएगा, और 3, तो 12 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना, 9 जे कैप हो जाएगा। और देखो यहाँ पे 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 6 के कैप हो जाएगा। तो ये वेक्टर आ गया, हमें इसका यूनिट वेक्टर हमें निकालना है। ये देखो ये नॉर्मल वेक्टर है, क्या है फ्रेंड्स, ये आपका
नॉर्मल वेक्टर है टू द सरफेस, मतलब सरफेस पे ये नॉर्मल वेक्टर है, तो इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, अगर किसी वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो हम उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द किसके, टू द सरफेस, कौन सा है, फाई। तो ये आपका नॉर्मल वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर ही नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा टू द सरफेस। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हम कैसे निकालेंगे इसको, -3i + 9j कैप + 6k कैप, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई जे और के का जो कोएफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट। तो ये -3 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, 9 का स्क्वायर कर लेंगे और 6 का स्क्वायर कर लेंगे, है ना, और स्क्वायर रूट में डाल देंगे इसको। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, देखो इन सब में जो है 3 कॉमन है, एक काम करो 3 कॉमन कर लो, है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -i कैप और ये हो जाएगा 3j कैप और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2k कैप हो जाएगा। और नीचे देखो क्या हो जाएगा, 3 लेकिन 9 है ना, 9 हो जाएगा, 99 81 हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा। इस सब का स्क्वायर कर लो और स्क्वायर करके जब जोड़ोगे इनको तो 126 आएगा, स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 126 आएगा, ठीक है। -i कैप + 3j कैप + 2k कैप। देखो फ्रेंड्स 126 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 40 × 9 ऐसे लिख सकते हैं। 3 जो 9 है बाहर जाएगा तो 3 हो जाएगा और अंदर आपका 14 बचेगा। तो ये लिख रहा हूँ मैं, 3 से 3 खत्म। तो फाइनल आपका जो आंसर आएगा -i कैप + 3j कैप + 2k कैप डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 40। तो ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया किसके, सरफेस पे जो यूनिट वेक्टर गिरेगा वो आपका ये होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 3rd नंबर, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस। इस फंक्शन का हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू के डायरेक्शन में निकालना है, तो पी क्यू जिधर होगा उसी के डायरेक्शन में हमें इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। और यहाँ पे आपका क्यू जो है ओरिजिन है। चलो करते हैं सोल्यूशन इसका। तो देखो फ्रेंड्स आपका ये फंक्शन गिवन है ना, और इस पॉइंट पे हमें निकालना है और किसके डायरेक्शन में निकालना डायरेक्शन डेरिवेटिव, तो वो दिया हुआ है आपका पी क्यू के डायरेक्शन में निकालना है। तो पी तो आपका ये रहा, क्यू क्या है ओरिजिन है, तो क्यू ओरिजिन का मतलब 0,0। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है, पहले ग्रेडियंट निकालना होता है। तो हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रेडियंट इस फंक्शन का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो डायरेक्टली मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अब थोड़ा हम फास्ट मूविंग हो जाते हैं, है ना, अब समझ चुके हैं क्या चीज़ें हो रही है। तो del/del x और यहाँ पे जो आपका फंक्शन होता है ये आपका फंक्शन, तो क्या हो जाएगा देखो e⁻x sec y हो जाएगा, ओके, ये आई कैप हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे इसके जगह पे हम ऐसे लिखते हैं ना, और इसी फंक्शन को एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब हम थोड़ा फास्ट मूविंग होने वाले हैं, समझ में आ गया, del/del z और e⁻x sec y, ओके, और ये हो जाएगा आपका k कैप। देखो फ्रेंड्स ये आपका है ऊपर, ध्यान रखना ये चीज़ है, ऊपर है और यहाँ पे k कैप साइड में है। चलो इसको करो। तो देखो इसको x के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये वाला पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उसमें y है। तो ये होता है e⁻x और sec y हो जाएगा इसका आई कैप। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, और यहाँ पे देखो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो e⁻x यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और sec y का क्या हो जाएगा यहाँ पे sec y × tan y ये हो जाएगा। हम जानते हैं डिफरेंशिएशन इसका, ठीक है। तो ये कैप हो जाएगा, ये नीचे लाइन नहीं खींचने का, ये मैंने गलती से खींच दी, ओके। और यहाँ पे आपको जेड के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखो इसमें जेड तो है नहीं, x है y है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 k कैप हो जाएगा,
देखो इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे ये वाली वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ग्रेडियंट एफ एट पी 0,5f4। तो जहाँ पे x है आपका वहाँ पे आपका 0 होगा, और जहाँ पे y आपका वहाँ पे πf4 होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ f इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0, x की जगह पे 0 सेक y की जगह पे πf4, और यहाँ पे i कैप e टू द पावर x की जगह 0 सेक π/4 tan π/4, और जे कैप हो जाएगा, और ये तो 0 के कैप है, इसको एज इट इज रहने दो। तो देखो क्या हो जाएगा, e को पावर 0 मतलब 1, और सेक π/4 का मान क्या होता है, √2 होता है, हाई कैप हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ये 1 हो जाएगा, e को पावर 0 का 1, और सेक π/4 का √2, और tan π/4 का 1, तो √2 यहाँ से भी आएगा, और जे कैप प्लस 0 के कैप। तो देखो ये ग्रेडियंट है, इस पॉइंट पे हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए होता है, किस डायरेक्शन में निकालना है, तो पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू डायरेक्शन में निकालना है। तो देखो उसके लिए हमें पी क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमें निकालना पड़ेगा। फ्रेंड्स मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया था कि किस तरह से आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। मैंने उसमें बोला था आपको कि सबसे पहले आपको ग्रेडियंट निकाल लेना है, मतलब नेवला फाई आपको निकाल लेने हैं, फिर उसको आपको डॉट करना है जिसके डायरेक्शन में निकाल रहे हो डायरेक्शनल डेरिवेटिव। लेट करो आप जो ए वेक्टर के डायरेक्शन में निकाल रहे हो, तो इस वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकाल लोगे और उसको डॉट करोगे इस नेबुला फाई से, तो आपको मिल जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शन किसके में, इस डायरेक्शन में मिल जाएगा। तो हमें पी क्यू का डायरेक्शन निकालना है, तो पी क्यू का हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो पहले हम पी क्यू वेक्टर निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्यू में से पी को घटाना पड़ेगा। तो जो क्यू पॉइंट दिया है आपका 0,0 दिया है ना, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस, उसके बाद पी, तो पी 0,54 दिया है, तो हम इसको ले सकते हैं ऐसे 0, ठीक है, 0 आई कैप, और आपका यहाँ पे हो जाएगा प्लस π/4 जे कैप हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। और इस तरह से देखो 0 में से 0 जाएगा तो आपका 0 ही हो जाएगा, 0 आई कैप हो जाएगा, 0 में से 0 जाएगा तो, और 0 में से आपका π/4 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस π/4 जे कैप। ओके, तो ये आपका पी क्यू वेक्टर निकल गया। हम लेट कर लेते हैं कि इस पी क्यू वेक्टर को ए वेक्टर लेट कर लेते हैं, ठीक है। ये पी क्यू को बार बार लिखना सही नहीं रहा है, तो ए वेक्टर हम लेट करते हैं। यहाँ पे ए रो है फ्रेंड्स, ये कैप तो निकालना है हमें। तो देखो यहाँ पे हम ए कैप निकाल लेंगे। तो ए कैप क्या है फ्रेंड्स, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, तो ए निकलेगा आपका इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से, तो 0 आई कैप माइनस π/4 जे कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, π/4 माइनस में दिया है उसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर आउट हो जाएगा। तो देखो 0 का स्क्वायर 0, तो ये हो जाएगा। तो सिंपली देखो ये तो आप कर ही लोगे, 0 आई कैप माइनस π/4 जे कैप। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो इसका स्क्वायर होगा और स्क्वायर आउट से बाहर आ जाएगा, तो सिंपली ये निकल के आ जाएगा। तो इनको सेपरेटली आपस में डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 0/0 आई कैप हो जाएगा ये, और यहाँ से π/4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा जे कैप, ठीक है। ये आपको मिल गया, क्या मिल गया, ए कैप मिल गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो हमें निकालना है, उसको लिखेंगे हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन, एफ आपका फंक्शन दिया है, इन द डायरेक्शन, किसके डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। तो हमें पी क्यू को डायरेक्शन में निकालना है ना। तो हम पी क्यू डायरेक्शन में निकालेंगे, तो उसके लिए हमें पी क्यू का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो वो हम लोगों ने निकाल के रख लिया है, देख सकते हो ये। तो सिंपली हमें क्या करना है, जो आपका ग्रेडियंट ऑफ एफ है उसको डॉट करना है। देखो यूनिट वेक्टर जो है उसको, तो यहाँ पे ए कैप लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट ऑफ एफ आया है वो देखो ये आपका ये वाला है, तो यहाँ पे हम लिख लें इसको √2 आई कैप प्लस √2 जे कैप प्लस 0 के कैप डॉट 10, इसको लिखेंगे 0 आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है। और तीसरा वाला भी होगा, कौन सा,
वो आपका होगा ना के कैप वाला, तो वो भी जीरो होगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स वाई दिया है तो जेड तो है ही नहीं है, तो उसे ना भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो आई वाला आई के साथ डॉट होगा तो 0 × √2 आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 × √2 क्या हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। ओके, और 0 × इधर 0 के कैप होगा, ठीक है, लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज छोड़ो, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पे 0 लिख लो दिखाने के लिए। तो यहाँ से जो घूम फिर के आ गया -√2 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। बुक का आंसर आपको कुछ और दिया, गलत दिया है, दूसरा वाला भी गलत दिया इन लोगों ने, तो उस पर मत जाना। जो तीसरा का दूसरा है ना वो भी गलत दिया है। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, अगला आपका थॉट का दूसरा है। तो ये आपका फाई दिया हुआ है इस पॉइंट पे, और इस डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। चलो निकालते हैं। देखो क्वेश्चन आपका वैसे ही है, मतलब उसमें भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना था, इसमें भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, और दोनों का आंसर गलत दिया है। ओके, तो जो मैं बना रहा हूँ, जो सही आ रहा है मेरा वही है सही, मतलब मेरा जो आ रहा है वही आपका सही है। तो इस डायरेक्शन में आपको इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस पॉइंट पे। तो जैसे पहला बना था तीसरा का वैसे ही बनेगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, नेबुला फाई निकाल लेंगे। ओके, मतलब ग्रेडियंट निकाल लेंगे इस फंक्शन का। तो हमने यहाँ पे ग्रेडियंट निकाल लिया, और इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट को इसमें रखेंगे। ओके, देखो यहाँ पे नेबुला फाई निकाला यहाँ पे, और जहाँ पे एक्स वाई जेड है उसकी जगह पे ये पॉइंट हम पुट करेंगे। तो ये पॉइंट पुट करेंगे, देखो रख रहा हूँ मैं, रखने के बाद मुझे ये मिलेगा। ओके, अब इस डायरेक्शन में हमें निकालना है, ये वेक्टर है ना, इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। लेट कर लेते हैं इसको ए वेक्टर। देखो इसमें गिवन नहीं है, हम अपने से लेट कर रहे हैं कि ए वेक्टर है, ठीक है। इस तरह से डायरेक्टली लिखना अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हम इसको मान रहे हैं कि दिस इज द ए वेक्टर। ओके, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। देखो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए यूनिट वेक्टर निकालना पड़ता है, तो हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो इस तरह से आएगा, तो ये हमें मिलेगा फाइनली। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई निकालना इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, इसके डायरेक्शन में निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, जो डेल फाई को डॉट करना होगा ए कैप से। तो ये रहा आपका डेल फाई, ठीक है, ये डेल फाई आपका आया, और यहाँ पे आपका ये ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर इस तरह से डॉट कर दूंगा तो फाइनली मुझे ये मिलेगा, और इसको कैलकुलेट करूँगा तो फाइनली मुझे -13/3 मिलेगा। अब देखो जो बुक में आंसर दिया हुआ है, अगर आपको सेम टू सेम वही आंसर ले आनी है ना, तो आपको क्या करना होगा, ये जो पॉइंट आपको गिवन है ना 1, -2, 1, ये जो गिवन है आपको, इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 1, -2, -1 करना होगा, ठीक है। इस 1 के जगह पे आपको -1 करना होगा, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ नंबर, व्हाट इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस। ये बोल रहा है कि इसका आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो इस पॉइंट पे, और डायरेक्शन क्या दे रखा है, नॉर्मल टू द सरफेस। तो जो इस सरफेस का नॉर्मल होगा उसके डायरेक्शन में निकालना है। देखो जो सरफेस पे नॉर्मल मिलता है वो आपका ग्रेडियंट होता है, तो सिंपली हमें इसका ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा इस पॉइंट पे, वही उसका डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। तो देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें तो डेल फाई या नेबुला फाई निकालना ही पड़ता है, तो हम नेबुला फाई निकालेंगे, इसका नेबुला निकाल लेंगे। तो देखो मैंने नेबुला निकाल लिया, और इस पॉइंट पे निकालना है, तो जहाँ जहाँ एक्स वाई जेड है वहाँ पे मैं इस पॉइंट को पुट करूँगा। देखो डेल फाई एट दिस पॉइंट, तो यहाँ पे पुट किया तो फाइनली मुझे ए मिल गया। एक और इक्वेशन दिया है सरफेस का, उसी के नॉर्मल के डायरेक्शन निकालना। तो देखो उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं एफ, उसको लेट कर लेते हैं। ओके, तो एफ इक्वल टू आपका यहाँ पे एक्स लॉग जेड -y², ओके, और इक्वल टू यहाँ पे -4 दिया है। तो इस -4 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, एक्स लॉग जेड -y² + 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे किस पॉइंट पे, एट -1, 2, 1 पे। ये पॉइंट गिवन है फ्रेंड्स। तो देखो इसका ग्रेडियंट हम निकाल लेते हैं। देखो मैंने निकाल रखा है यहाँ पे, देखो फ्रेंड्स, ये तो नॉर्मल वर्क है इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ, है ना। अब एक ही चीज़ को बार बार करना है तो उसे क्या समझाने की ज़रूरत है बताओ। तो इसको देखो ग्रेडियंट निकालेंगे, तो इसका ग्रेडियंट देखो सिंपली क्या करना है आपको, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो करोगे तो आपको ये मिलेगा यहाँ पे
और यहाँ पे ये मिलेगा वाई के रिस्पेक्ट में, और जेड के रिस्पेक्ट में आपको ये मिलेगा। और इस पॉइंट पे निकालने हैं तो जहाँ जहाँ एक्स वाई जेड है वहाँ पे ये पॉइंट्स पुट करो। देखो पुट कर रहा हूँ मैं, तो पुट कर लोगे तो आपको ये मिलेगा। log 1 का मान 0 होता है, ओके। और बाकी चीज़ें आपके सामने है, देख सकते हो। अब देखो ये जो आपका डेल एफ जो आया है ये नॉर्मल वेक्टर है। ये जो एफ जो फंक्शन आपका दिया है, एफ जो फंक्शन आपका गिवन है ना, ये सब अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक सरफेस को डिनोट कर रहा है ना, ओके। और जो आपका ये डेल एफ है ये क्या होता है, इस पे नॉर्मल होता है, ओके। और इसी के डायरेक्शन में हमें इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स इसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे यूनिट वेक्टर ऑफ डेल एफ। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके 0 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस के कैप। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड 0 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, और माइनस 1 का स्क्वायर रूट। तो देखो माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 16 एक 17 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस के कैप, नीचे आपका 17 स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखो आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने हैं, इसका आप निकालो। तो यहाँ पे लिखोगे आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये थोड़ा सा लेक्चर आपको लिखना चाहिए फ्रेंड्स। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ किसका, फाई का, किसके डायरेक्शन में, तो इसके डायरेक्शन में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फ्रेंड्स, हमें डेल फाई को डॉट करना होगा इसके यूनिट वेक्टर से। तो ये रहा इसका यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस के कैप और डिवाइड बाई स्क्वायर रूट में 17। तो इसकी जगह पे आप लिखो, देखो इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, ये वाला लिखोगे, है ना। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं माइनस आई कैप 3 जे कैप 3 के कैप, एक के कैप है, ओके। और यहाँ पे डॉट हो जाएगा 10, 0 आई कैप माइनस 4 जे कैप और के कैप, ये के है फ्रेंड्स, ठीक है। ये वाला है, मतलब सेम टू सेम मैंने छापा है, लग रहा है ज़्यादा ही हो गया इसमें, ठीक है। किचन में से ज़्यादा ही हो गया, चलो इसको साफ करते हैं दूसरे पेज पे। तो देखो फ्रेंड्स ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे माइनस है ये, और ये लिख दिया, और डॉट कर रहा हूँ मैं। तो देखो आई वाला आई के साथ डॉट होगा, 0 इंटू माइनस 1 0 हो जाएगा, और माइनस 4 इंटू माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा 12, और माइनस 1 और माइनस 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, और नीचे आपका 17 स्क्वायर रूट के अंदर। तो 12 3 15 और नीचे आपका 17 आ जाएगा। यही आपका आंसर गिवन है, आंसर ही है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, 5th नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ABC का वैल्यू हमें फाइंड करना है, दैट डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ पी फंक्शन आपका। तो ये आपका दिया हुआ है इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट आपका गिवन, इस पॉइंट पे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड दे रहा है 64 दे रहा है, किसके डायरेक्शन में, तो पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो फ्रेंड्स आपको ABC की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करोगे, तो इसके लिए इन लोगों ने दे रखा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप निकालो इसका इस पॉइंट पे इसके डायरेक्शन में, और यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इसका 64 है, वो भी जेड एक्सिस के पैरेलल में। तो करते हैं इसको, समझ में आ जाएगा। तो देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो है इसका जो फंक्शन की वैल्यू था उसका हम ग्रेडियंट निकालते हैं। तो हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे। तो देखो इसको हम एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हम प्रो हो चुके हैं, ठीक है, इतना कर लिया प्रॉब्लम, हम डायरेक्टली अब इसको करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको इस पूरे को हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। देखो एक्स इसमें है, एक्स इसमें है, इसमें एक्स नहीं है, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ए वाई स्क्वायर प्लस इसमें एक्स है तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 सी ए सी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका आई कैप हो जाएगा प्लस। अब इसी को हमें वाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखो वाई किस में है, वाई इसमें है, वाई इसमें है, इसमें वाई नहीं है, ये 0 हो जाएगा। तो ये आपका चलेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको वाई के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं,
2axy हो जाएगा, ठीक है, इसका वाई के रिस्पेक्ट में, और इसको वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा तो बी जेड आ जाएगा, जे कैप। अब मैं इसको जेड के रिस्पेक्ट में करूँगा तो देखो जेड के रिस्पेक्ट में जब मैं करूँगा तो क्या आएगा, देखो जेड इसमें है और जेड इसमें जेड नहीं है, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जेड के रिस्पेक्ट में हो जाएगा यहाँ पे ये बी वाई, और यहाँ पे आपका जेड के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2c जेड एक्स के पावर 3 हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। और मैं यहाँ पे जहाँ पे एक्स वाई जेड है उसकी जगह पे ये पॉइंट पुट करूँगा तो यहाँ पे लिखूँगा मैं डेल पी एट 1, 2, -1। तो इस पे देखो क्या होगा, तो देखो फ्रेंड्स मैंने इसमें पुट कर दिया एक्स वाई जेड की जगह ये पॉइंट पुट कर दी। देखो ये पॉइंट पुट करने के बाद मुझे ये मिलेगा और इसको मैं कर लूँगा सॉल्व, है ना, तो हमें फाइनली ये मिलेगा, देख सकते हो। तो देखो फ्रेंड्स ये जो आपका आया ही ये क्या है, ये डेल बाई डेल एक्स है, ठीक है, पी है तो यहाँ पे लिखोगे डेल पी बाई डेल एक्स, ओके। और ये जो आपका आया हुआ है ये आपका है डेल पी बाई डेल वाई, और ये जो आया हुआ है आपका ये क्या है, डेल पी बाई डेल जेड है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ इक्वेशन। देखो आपको क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव वो आपको किसके डायरेक्शन में निकालने हैं, डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन, किसके डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल, ठीक है, पैरेलल ऑफ जेड एक्सिस, पैरेलल ऑफ जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के पैरेलल के डायरेक्शन निकालने हैं। तो पहले इसको समझ लो ऐसे, देखो यहाँ पे फ्रेंड्स ले लो आप, यहाँ पे ले लिया मैंने इस तरह से, ये एक्सिस ले लिया, जेड एक्सिस हो गई है, ये आपका वाई हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ओके। तो हमें इस एक्सिस के अलोंग निकालने हैं। तो अगर इस एक्सिस के अलोंग जाएंगे हम लोग, तो जब हम जेड के अलोंग जा रहे हैं, ओके, तो इसके अलोंग जो है मैक्सिमम जो है आपका डेरिवेटिव है, ओके, यानी ये जेड के अलोंग है तो डेल पी बाई डेल जेड है, ठीक है। इसके अलोंग कितना है, 64 दिया हुआ है आपका, ये मैक्सिमम आपको गिवन है। और रहा एक्स वाई के बाद, ठीक है, एक्स के अलोंग वाई के अलोंग, तो एक्स वाई के अलोंग तो आता ही नहीं फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ जेड के अलोंग जा रहा। देखो हमें जेड के अलोंग ही तो निकालने हैं, जेड के अलोंग ही हमें निकालना है डायरेक्शन डेरिवेटिव, जो कि आपका 64 दे रखा है इन लोगों ने। तो जो एक्स के अलोंग है और जो वाई के अलोंग है वो आपका जो जीरो होगा, देखो डेल पी बाई डेल एक्स जो होगा वो जीरो होगा, है ना, और जो डेल पी बाई डेल वाई जो होगा वो भी जीरो होगा, क्योंकि सारा का सारा तो आपका जेड के अलोंग है, तो इनके अलोंग क्या होगा, जीरो होगा। तो देखो आप क्या करोगे यहाँ पे फ्रेंड्स, इसको लिखोगे, देखो इसको ऐसे पहले लिख लो आप, डेल पी बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स का अलोंग जीरो होगा क्योंकि हम जेड के एक्सिस के पैरेलल के डायरेक्शन में देख रहे हैं, और डेल पी बाई डेल वाई क्या हो जाएगा आपका, वो भी जीरो होगा, और डेल पी बाई डेल जेड के अलोंग क्या होगा, 64 वो दे रखा है, मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, 64। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव खुद बोला है, देखो ये डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन 64 दे रखा है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसका देखो इसकी जगह पे ये लिख सकते हो 4a + 3c, ओके, इक्वल टू जीरो, और ये जो इसकी जगह पे आप इसको लिख सकते हो 4a - b = 0, और इसकी जगह पे लिख सकते हो 2b - 2c = 64, ठीक है। ये आपके तीन इक्वेशन आ गए, बस आपको एबीसी निकाल लेना है तीनों इक्वेशन से। इसी इक्वेशन 1 बोलो, यहाँ से b को सेपरेट करो, ये हो जाएगा 4a, तो b की जगह पर आप 4a पुट करो इसमें, तो पहले इसको आप सही तरीके से कर लो, जैसे b - c 2 कॉमन करो तो ये हो जाएगा 32, है ना, तो b की जगह पे 4a पुट करो, 4a हो जाएगा, ठीक है, -c = 32। इसी आप इक्वेशन 2 बोलो, ओके। अब क्या करो, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करो सॉल्व करने के लिए, हाँ, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करो तो क्या हो जाएगा, ये रहा इक्वेशन 1 4a + 3c = 0, ये रहा इक्वेशन 2 4a - c = 32। तो देखो माइनस कर रहा हूँ तो साइन चेंज होगा, नीचे माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, 3c में से, और 3c ये प्लस हो गया ना फ्रेंड्स, साइन चेंज हो गया इसका, तो ये 4c हो जाएगा, और ये देखो 0 में से 32 जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32 माइनस में, c की वैल्यू आ जाएगी 4 × 8 = 32, c = -8,
अब सी आ गया है तो हम निकालेंगे बाकी चीज़ें। तो इसको पुट कर लेते हैं हम, पुट इन सेकंड इसमें पुट करते हैं जिससे हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो 4a माइनस सी की जगह पे क्या पुट करेंगे -8 और 32 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, 4a प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस और 32 और इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये। तो 4a 32 में से 8 24 8 लिखे क्या हो जाएगा 4 6 24। तो a = 6 आ जाएगा। इस 6 को इसमें पुट करो जिससे आपको b की वैल्यू मिल जाए। तो देखो आपको क्या मिलेगा, b = 4a 4a की जगह 6 6 24। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई, a = आपकी 6 आ गई, b = आपकी 24 और c = आपकी -8। ये निकालना था। अगला क्वेश्चन करते हैं 6 नंबर, फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ 5 एट द पॉइंट। इस पॉइंट पे हमें निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, जहाँ पे b आपका 10 है, एंड ऑल्सो द फाइंड मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ 5 एट दिस। तो फ्रेंड्स आपको बोल रहा है कि आपको डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है इस 5 का इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में, मतलब ए बी के डायरेक्शन में, जहाँ पे आपका ए तो दे ही रखा है यहाँ पे और बी आपका 10 दे रखा है। तो यहाँ से आप ए बी को लोगे और ए बी वेक्टर बनाओगे, है ना, और उसी को डायरेक्शन में आपको निकालने है इसका डायरेक्शन डेरिवेटिव। चलो इसको निकालते हैं, और दूसरा भी आपको निकालना है, इसमें मैक्सिमम निकालना है। करते हैं इसको। तो देखो फ्रेंड्स, पहले इस फाई का हम जो है डेल फाई निकाल लेते हैं, मतलब ग्रेडियंट निकाल लेते हैं इस पॉइंट पे। तो इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, पूरे को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो x सिर्फ इसी में है, बाकी में x नहीं, तो 0 हो जाएगा सब। तो ये हो जाएगा 4x⁻³ आई कैप। उसके बाद पूरे को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y इसी में है, बाकी में नहीं है, तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4y⁻³ j कैप हो जाएगा। इसी तरह से z के रिस्पेक्ट में करोगे तब 4z⁻³ k कैप हो जाएगा। ओके, इस पॉइंट पर निकालना है तो आप यहाँ पे लिखोगे डेल फाई एट 10 ए पॉइंट पे 1 - 2 1। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डेल फाई इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इसमें आप x की जगह पे पुट करो 1 क्यूब हो जाएगा आई कैप। इस तरह से 4y की जगह पे आप -2⁻³ जे कैप, और 4z की जगह पे आप 1 पुट करोगे और k कैप हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ से मिलेगा आपको 4i - 32 जे कैप प्लस 4k कैप। ओके, ये आपको मिल गया। इसमें से 4 आप कॉमन कर लो। तो देखो 4 कॉमन करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे माइनस, ठीक है, इस तरह से मिलेगा i - 8j होगा, ठीक है, j और यहाँ पे k कैप। अब देखो आपको डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालनी है ए बी के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ए बी की डायरेक्शन निकालनी है तो आपको सबसे पहले तो ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। ओके, तो ए बी वेक्टर आप निकाल लो। तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए क्या करोगे, आप इस बी में से ए को घटाओगे। तो एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे ओ बी होता है, ठीक है। बी तो नहीं लिखते हम लोग, ओ बी वेक्टर लिखते हैं और ओ ए इस तरह से लिखते हैं। देखो बी में से ए ही हो रहा है, ऐसे ओ लिखते हैं ओरिजिन से, ठीक है। तो फाइनली आप ए लिखोगे, आई जे के फॉर्म में लिखोगे इसको आई जे के। तो ये देखो 2i हो जाएगा और 6j हो जाएगा, और यहाँ पे आपका k हो जाएगा माइनस ओ ए। तो ये आपका हो जाएगा i - 2j और प्लस k कैप, कैप लगा दो। ओके, अब माइनस करो फ्रेंड्स, इसमें से इसको 2 में से बन जाएगा 1 आई कैप हो जाएगा 6, ये देखो माइनस प्लस, तो ये 8 हो जाएगा 8j कैप, और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये 2k कैप हो जाएगा। अब देखो इसी के डायरेक्शन में हमें निकालने हैं इस फाई का डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो इसके लिए हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यूनिट वेक्टर लेट, यहाँ पे यू कैप ले लेते हैं, यू कैप यूनिट वेक्टर एलोन किसके, ए बी के एलोन। चाहे ए बी का यूनिट वेक्टर है ये, तो देख सकते हो। तो ये कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, तो आपको ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है ना। तो ये आपका ए बी, तो आई कैप 8j कैप -2k कैप। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब आई जे के का कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट, तो ये 1 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो फाइनली आपका यहाँ से यू कैप जो निकल के आएगा वो आपका 69 होगा, ठीक है। इन दोनों इनको जोड़ोगे तो आपको 69 मिलेगा। तो i + 8j - 2k,
डिवाइडेड बाई 69 का स्क्वायर। तो आप निकाल सकते हो अब डायरेक्शन डेरिवेटिव किसके डायरेक्शन में, ए बी का डायरेक्शन में। तो देखो उसके लिए वो क्या करना होगा, जो आपने डेल फाई निकाला उसको डॉट करना होगा यूनिट फैक्टर से। ये जो आप निकाले हो तो ये देखो 4 टाइम्स ऑफ आई माइनस 8j प्लस के है आपका, और डॉट कर दोगे आप तो इसको लिखोगे आप तो 8j2k नीचे आपका 69 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स कुछ नहीं है तो नीचे 1 है आपका, इसको आपस में डॉट करो तो 4 इंटू देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई के साथ डॉट होगा, ठीक है। तो और जे के साथ के के साथ तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और -8 तो ये 64 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपका -2 और नीचे आपका 69 का स्क्वायर रूट। इसको प्लस माइनस करो तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 64 टू 66 और 1 में से 66 जाएगा तो कितना बचा, 65 बचेगा आपका। तो 4 इंटू आपका 65 आएगा नेगेटिव में, क्योंकि और नेगेटिव आएगा पूरा तो ये हो जाएगा, और नीचे आपका स्क्वायर रूट में 69 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 260 मिलेगा, और नीचे आपका 69 हो जाएगा, माइनस में आएगा। तो ये आपका एक आंसर आ गया। देखो एक में 2 क्वेश्चन दिया है, मतलब इसमें आपका 2 क्वेश्चन मिलेगा। तो हमें मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी निकालना है फाई का इस पॉइंट पे, मतलब पॉइंट सेम रहेगा, यही पॉइंट है मैक्सिमम निकालना। तो मैक्सिमम क्या होता है फ्रेंड्स, तो देखो जो मैक्सिमम होता है ना आपका, वो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया हुआ है यहाँ पे कि जो मैक्सिमम होता है आपका जो डेल फाई होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही मैक्सिमम होगा, इससे मैक्सिमम नहीं हो सकता है, इससे कम हो सकता है। और कोई डायरेक्शन आप डिफाइन करते हो कि इस डायरेक्शन में निकालो, आप इस डायरेक्शन में निकालो, इस डायरेक्शन में निकालो, तो आपका वो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है, इस तरह से वो कम हो जाता है, मतलब ये जो होता है आपका कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। तो इससे मैक्सिमम नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम क्या होगा आपका डेल फाई होगा, मतलब आप सिंपली इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव जो होगा ऑफ फाई का दिस पॉइंट पे, वो क्या होगा फ्रेंड्स, वो आपका यहाँ पे होगा, देखो जो डेल फाई होता है उसका मैग्नीट्यूड होगा, ओके ये होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, डेल फाई की जगह पे क्या आपको मिला था, वो मिला था आपको 4 इंटू आई माइनस 8j प्लस के कैप, ओके ये था ना फ्रेंड्स इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, इनका वो आई जे के का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट करोगे। तो देखो इनका हम करें तो 4 से आपको मल्टीप्लाई करोगे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखो सेम नंबर, इफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव हैज ए मैक्सिमम है, ठीक है मैक्सिमम समझ रहे हो ना, इसके डायरेक्शन में ही मैक्सिमम होगा। अगर आपको मैक्सिमम निकालने हैं तो आपको क्या निकालना होता है, डेल फाई निकालना होता है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है, समझ गए ना। तो ये आपको दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में मैक्सिमम 15 दिया हुआ है, समझ में आ गया। ये आपको गिवन है। एक दूसरा आपको क्या गिवन है, इन द डायरेक्शन पैरेलल टू दिस, इसके डायरेक्शन भी मैक्सिमम है। देखो 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 पहले तो आप जानते हो कि आप जो डेल फाई निकालते हो है ना, मतलब जो फंक्शन है उसका ग्रेडियंट निकालते हो और उसका मैग्नीट्यूड निकालते हो तो वो मैक्सिमम होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है ये जानते हो। लेकिन एक और चीज़ इन लोगों ने दे रखा है कि इसके डायरेक्शन में भी, इस पैरेलल टू लाइन, इस लाइन के पैरेलल के डायरेक्शन में भी मैक्सिमम है। तो दो ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, उन दोनों ही क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे ना तो आपको मिल जाएगा आंसर, ABC मिल जाएगा। चलो करते हैं। तो देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें ग्रेडियंट निकालना होता है, तो आपका फाई है इसका हम निकाल लेंगे ग्रेडियंट। तो देखो ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, पूरे को हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, कर दिया मैंने आई कैप। पूरे को हमें वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, कर दिया मैंने जे कैप। उसके बाद पूरे को जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा और हमें लिखना है के कैप। तो ये हमने कर लिया, अब प्रो हो चुके, आप डायरेक्टली कर लो। इस पॉइंट पे आपको निकालने हैं डेल फाई, तो इसमें जहाँ पे एक्स वाई जेड दिख रहा है वहाँ पे आपको ये वैल्यू पुट करनी है 1 1 1, तो ये पुट करो तो आपको ये मिल जाएगा। इसे आप एक क्वेश्चन 1 बोलो, आगे काम आने वाला है ये। अब देखो फ्रेंड्स आपका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आपका दिया हुआ है, ठीक है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आपका दिया हुआ है 15। तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड किसके डायरेक्शन में होता है, तो जो आपका होता है ये, ठीक है इसी के डायरेक्शन में होता है, मतलब अपने ही डायरेक्शन में मैक्सिमम मैग्नीट्यूड दे सकता हो। तो ये जो वेक्टर आया है इसी की डायरेक्शन में ही मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा, ठीक
ठीक है। तो इसके डायरेक्शन में मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा, मतलब सिंपली जो है इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड 15 दे रखा है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड उस क्वेश्चन में देखो ध्यान से देखो 15 दे रखा है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, आई जे और के का जो कॉफिशिएंट है उसको हम स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर आउट कर देते हैं। तो इधर स्क्वायर रूट होगा, लेकिन स्क्वायर रूट को मैंने इधर भेज दिया, तो ये हो गया इधर जाके स्क्वायर। तो ये आपका आ गया, इसे इक्वेशन है ए बोलो, ए भी आके काम आएगा। अब देखो क्वेश्चन में एक और चीज़ दे रखा है, उन लोगों ने बोला कि जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का वो इस लाइन के पैरेलल होगा, ठीक है। इस लाइन के जो ये लाइन होगा इसकी डायरेक्शन में मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। इन लोगों ने ऐसा बोला है। तो ये फ्रेंड्स ये पूरे लाइन का इक्वेशन है सिमेट्रिकल फॉर्म में। ये जो नीचे आपका होता है वो आपका होता है वेक्टर, पैरेलल वेक्टर होता है, ठीक है। लाइन के पैरेलल वेक्टर होता है और इसी से हमें लेना देना होता है, ये पूरे से लेना देना नहीं, हमें नीचे वाला से लेना देना होता है। पैरेलल वेक्टर ही लेने हैं, मतलब डायरेक्शन ही तो सिर्फ हमें लेने हैं। तो इसे हम बी लेट कर लेते हैं, बी वेक्टर, और इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे आई जे और के फॉर्म में। अब देखो ऐसा बोल रखा है क्वेश्चन में कि इसके डायरेक्शन में, ठीक है, ये जो आपका नीचे इससे हमने वेक्टर बना लिया ना, पैरेलल वेक्टर है, इसके डायरेक्शन में आपका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो आया है आपका डेल फाई, इसके डायरेक्शन में मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। ये हम जानते हैं अच्छे से, नहीं जानते हो तो जान लो, जो ग्रेडियंट आता है उसी के डायरेक्शन में मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, समझ गया। नहीं जानते हो तो जान लो। तो ये ऐसा गिवन है, तो इसका 15 के इक्वल किया, तो इससे इक्वेशन हमारा बन गया यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्शन इसका ये हो गया, ओके। ये नेचुरल डायरेक्शन होगा, मतलब हम जानते हैं, ऐसा जानते हैं इसलिए हमने ऐसा लिखा। और ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि इसके डायरेक्शन में मैक्सिमम मैग्नीट्यूड दे रहा है, तो दोनों को आपस में हम बराबर लिख सकते हैं। देखो डायरेक्शन तो एक ही होगा, है ना, डायरेक्शन तो आपका एक ही होगा जिसमें आपका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई जे और के का जो कॉफिशिएंट है, ठीक है, और इसमें भी जो आई जे का जो कॉफिशिएंट है, आई जे और के का, उन दोनों का रेशियो ले रहा हूँ मैं। तो देखो मैंने रेशियो ले लिया, क्योंकि दोनों फ्रेंड्स दोनों के डायरेक्शन में मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, ठीक है, होगा तो एक ही, तो इसलिए दोनों को एक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके जो कॉफिशिएंट है आई जे और के उनको हम ले सकते हैं रेशियो में, ठीक है। तो देखो मैंने रेशियो ले लिया यहाँ पे, देखो ये रहा आपका, टेक रेशियो ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ आई जे के इन फर्स्ट और सेकंड। जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है उनके जो आई जे और के कॉफिशिएंट है उनका हम रेशियो ले रहे हैं। तो देखो ये पहला वाला का है, ठीक है, ये इक्वेशन जो ऊपर आपको दिख रहा है इक्वेशन 1 है, ठीक है, और जो नीचे आपको दिख रहा है इक्वेशन 2 है, 2 - 2 और 1, 2 - 2 और 1, समझ रहे हो फ्रेंड्स। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, दो का पेयर लोगे, तो एक बार इसको दोनों को लो, एक बार इन दोनों को लो, जिससे आपको इक्वेशन मिलेगा। तो सॉल्व करने के लिए मैंने इन दोनों को आपस में लिया, 2 से 2 कट गया, ठीक है, ये -1 जाएगा ऊपर, तो दोनों को माइनस में कर देगा, ठीक है, ये हो गया। और इसको इस साइड ले आओ, तो ये प्लस माइनस के कारण, मतलब प्लस माइनस होने के बाद ये आपका बन जाएगा 3a + 2b + c = 0। इसे इक्वेशन थर्ड बोलो। अब देखो आप ये वाला पेयर लो इस पर, ठीक है, तो ये वाला पेयर मैंने लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फाइनली मुझे ये मिलेगा, और ये वाला चीज़ को इधर ले आओ तो आपको फाइनली ये मिलेगा, ठीक है। इसे आप इक्वेशन फोर्थ बोलो। तो देखो यहाँ पे फ्रेंड्स इक्वेशन थर्ड लिखा मैंने, इक्वेशन फोर्थ यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे क्रेमर रूल लगा दिया। तो क्रेमर रूल कैसे काम करता है इसको समझो, ये मैंने बताया है कितनी बार। देखो अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो देखो क्या होगा, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे इस ए वाले को आपको ढकना पड़ेगा, ठीक है। जो बी और सी का जो कॉफिशिएंट है, जो बी और सी का कॉफिशिएंट है उसको आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, देखो, ठीक है। तो देखो पहले वाले इक्वेशन में, ये जो पहला वाला इक्वेशन थर्ड है, इसका जो बी और सी का कॉफिशिएंट है, जैसे 2 और 1 है तो 2 1 लिखेंगे, और 4 और 4 है तो 4 और 4 लिखेंगे। इसी तरह से आप बी वाला निकालोगे तो यहाँ पे माइनस रहता है, याद रहे, ये समझाया है मैंने फ्रेंड्स मैट्रिक्स में, ठीक है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स का जो चैप्टर 2 उसमें आप देख सकते हो। तो ये माइनस यहाँ पे रहता है, तो ये बी वाला को बंद कर दो, और जो ए और सी का कॉफिशिएंट है इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में उसको आप लिखो यहाँ पे, ओके। तो इसी तरह से आप सी वाला कर लोगे, करने के बाद आप क्या करोगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो 4 दूनी के 8, 8 और 4 4, तो 8 में से 4 जाएगा 4। इसी तरह से ये आएगा आपका -11, और इस तरह से आपका यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसको आप के इक्वल लेट कर लो, ठीक है, लेट करो के है आपका। तो यहाँ से आप ABC निकाल लो,
तो ये भी सी फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ए इक्वल टू 4k हो जाएगा, है ना। मतलब आपको करने क्या यहाँ पे a/4 दिया है इक्वल टू k पुट करना है, ठीक है, ये किया था। और इस तरह से b/-11 इक्वल टू k करना है, इस तरह से करना है आपको। तो a इक्वल टू आपको 4k मिल जाएगा, a इक्वल टू 4k, b इक्वल टू -11k, c इक्वल टू 10k मिल जाएगा। ये जो a b और c का जो वैल्यू है इसे आपको इक्वेशन ए में रखना है। ये जो है ना फ्रेंड्स इक्वेशन ए मैंने लेट किया था ये, इसमें उठा के रखने आपको ए बी सी के वैल्यू। तो देखो रखा मैंने, तो जब मैंने इसमें रखा तो देखो फाइनली मुझे ए मिलेगा, ठीक है। ए बी सी की जगह यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी तो के फॉर्म में आ गया। तो देखो 8 और 10 18 होता है, 22 में से 4 जाएगा -18, ठीक है। इस तरह से हो गया, 20 में से 11 9 आ जाएगा। इनका स्क्वायर करोगे 324 के स्क्वायर, 324 और 81 का के स्क्वायर जोड़ोगे 729 का के स्क्वायर, 729 को इधर भेजो 225/729 हो जाएगा। यहाँ पे 15 का स्क्वायर फ्रेंड 225 होता है। हम देखो 225/729 को आप ऐसे लिख सकते हो स्क्वायर में 15/27 का स्क्वायर। अभी जो के का जो उसका इस साइड जब जाएगा तो इनको स्क्वायर रूट में बदल देगा। जब स्क्वायर रूट से बाहर निकल के आएंगे तो 15/27 निकल के आएंगे प्लस माइनस में कर दोगे, 15 9 27 तो 5/9 आ जाएगा के का वैल्यू प्लस माइनस में। अब ए निकालना है, ए इक्वल टू आपको 4k आपने लेट किया, ठीक है। तो 4 इंटू आपका के का वैल्यू हो जाएगा, सो करोगे मल्टीप्लाई तो आपको 20/9 प्लस माइनस मिलेगा। इसी तरह से आप जो है बी निकाल लोगे, ठीक है। इसी तरह से आप सी निकालोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ए बी और सी आपको इसी तरह से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर, इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम दिस इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम होगा, फाइंड ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैक्सिमम। तो ये बोल रहा है कि किस डायरेक्शन में ये जो फाई है इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे, और वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आपको निकालने भी हैं। तो देखो फ्रेंड्स मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया था कि जो आपका टेल फाई होता है, ठीक है, उसी के डायरेक्शन में जो आपका फाई है, जो फाई फंक्शन है उसका मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है, ठीक है। ये जो आपका डेल फाई है वो आपका क्या होता है, वो वेक्टर है। तो इसी के डायरेक्शन में ही इस फाई का मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है। तो पहले हम ये निकालेंगे डेल फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे। तो डेल फाई डेल फाई निकालेंगे तो पूरे को एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आएगा, पूरे को हम वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, और पूरे को जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली करो, ठीक है। अब आप प्रो हो चुके हो, समझे। इस पॉइंट पे निकालना है तो एक्स वाई जेड की जगह पर आपको ये पॉइंट रखना पड़ेगा, रख दिया मैंने। तो फाइनली मुझे मिलेगा 96 कॉमन करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये जो आया हुआ है आपका इसी डायरेक्शन में, इसी के डायरेक्शन में जो होगा आपका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शनल, ठीक है, डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव विल बी, लिखो विल बी क्या होगा, ये होगा, ठीक है। डेल फाई जो कि क्या है आपका फ्रेंड्स 96 i + 3j - 2k, कैप लगा दो सब पे। तो ये आपका पहला आंसर। अब आपको मैक्सिमम मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपली आपको इसका क्या करना होगा, मैग्नीट्यूड निकालना होगा इसी का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड MA, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फाई का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या होगा फ्रेंड्स, ठीक है, वो क्या होगा आपका, तो वो आपका मोड ऑफ डेल फाई होगा। तो इसका मोड ले लेंगे 96 i + 3j - 3k, ये 3k है, ओके, इसका मोड हो जाएगा। तो देखो इसका मोड निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे फ्रेंड्स 96 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, i का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे -3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो 96 यहाँ पे कॉमन है तो इसको मैं स्क्वायर अलग से कर रहा हूँ, ये बाहर आपका निकल जाएगा 96, अंदर देखो क्या आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, है ना, 9 दूनी का 18 19 हो जाएगा। तो ये 19 हो जाएगा, 96 ये 19 हो जाएगा, ये रहा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। देखो अगला क्वेश्चन देखो 9 नंबर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ यू एट टॉप पॉइंट। तो हमें यू जो फंक्शन दिया हुआ है इसका हमें ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज निकालना है इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज का मतलब है फ्रेंड्स मैक्सिमम
डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको निकालने हैं, इसका मीनिंग आपको वही होता है, सेम क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, इसका ग्रेडियंट निकालना है इस पॉइंट पे और उसका मोड कर देना है, आपको मिल जाएगा। तो देखो इसका ग्रेडियंट निकालो, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस पूरे को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, इस पूरे को एक बार वाई के रिस्पेक्ट में और एक पूरे को जेड के रिस्पेक्ट में। तो ये आप कर लोगे, इस पॉइंट पे निकालना है, तो इसमें आपको एक्स वाई जेड की जगह पॉइंट पुट करना है, रख लोगे तो आपको फाइनली ये मिलेगा 0i कैप प्लस 9j का प्लस 0k कैप। तो यहाँ से सिंपली 9j का भी है, इस सब तो जीरो ही दोनों i और k, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज मतलब क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो ये देखो यहाँ पे आपका 9j हो जाएगा, ठीक है। तो 9j का मैग्नीट्यूड आपका देखो, ये 9j है ना फ्रेंड्स, 9j का मैग्नीट्यूड मतलब जो j का कोएफिशिएंट है उसका हम स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर कर लिया तो इकोमेट्रिक आपका 9 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये आपका आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन देखो 3 नंबर, द टेम्परेचर ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस गिवन बाय दिस। ये टेम्परेचर का इक्वेशन है। ये मॉस्किटो लोकेटेड एट, इस पॉइंट पे मॉस्किटो है, एक मच्छर है इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है। डिजायर टू द फ्लाई इन सच डायरेक्शन दैट इट विल बी द होम एज सून एज पॉसिबल, इन व्हाट डायरेक्शन शुड बी मूव। तो फ्रेंड्स ये आपको बोल रहा क्वेश्चन कि ये जो मच्छर है किस डायरेक्शन में उड़े, किस डायरेक्शन में मूव करे कि ये जल्दी जल्दी गर्म हो जाए, और गर्म होगा तो मर जाएगा अपने आप, ठीक है। तो फ्रेंड जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसी डायरेक्शन में उड़ेगा, चाहे मूव करेगा, तभी तो मरेगा ना जल्दी गर्म हो गए। तो वो डायरेक्शन हमें निकालना, तो मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना हमें, ठीक है। तो वो डायरेक्शन में फाइंड करना जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर है, तो वही फास्ट मैक्सिमम डेरिवेटिव का मामला है। चलो करते हैं। आप जानते हो कि मैक्सिमम हमें चाहिए तो हमें ग्रेडियंट निकालना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स, हमें ग्रेडियंट निकालना पड़ता है, और जो ग्रेडियंट का वैल्यू आता है, ठीक है, जो ग्रेडियंट का वैल्यू आता है उसी डायरेक्शन में मैक्सिमम आता है इसका मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आता है इसी के डायरेक्शन में। तो ये हम निकालेंगे ग्रेडियंट। तो देखो हम ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, तो देखो फ्रेंड्स ये हम ग्रेडियंट निकाल लेते हैं इसका। तो इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिल जाएगा इस तरह से, ये है ना। इस पॉइंट पर निकालना है, तो इस पॉइंट को इसमें पुट करेंगे, एक्स वाई जेड की जगह पे ये पॉइंट पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली मुझे ये मिलेगा। अब हमें बताना ये है कि मच्छर को कौन से डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, है ना। तो हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर ये आपका वो डायरेक्शन देगा। ये तो हम जानते हैं कि इसमें जो है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हमें मिलता है, ठीक है। डायरेक्शन में बताना है कि किस डायरेक्शन में मूव करें। तो जब इस डायरेक्शन में हमें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिल रहा है तो यूनिट वेक्टर उसके लोग निकालेंगे, उसके पैरेलल उसको मच्छर को चलना चाहिए, उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे ऑफिस डेल टी का, ठीक है। तो हमने निकाल लिया, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 4 4 8 और 8 9 9 12 आ जाएगा, 3 हो जाएगा इस तरह से। तो देखो मॉस्किटो को मस्ट भी मूव करना चाहिए इसके डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो जल्दी से जल्दी गर्म हो जाएगा और मर जाएगा। आप देख सकते हो मच्छर को मारने के लिए भी यहाँ पे मैथमेटिक्स का यूज़ किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स अगली बार से जब मच्छर काटे तो बोलना मच्छर को इस बार काट लिया सो काट लिया, अगले बार से मत काटना, नहीं तो मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा के तो उसको चला डालूंगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 11 नंबर, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द सरफेस एट पॉइंट एंड 10। तो फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि आपको एंगल फाइंड करना है। तो ये जो आपका इक्वेशन दिया है ये फंक्शन का इक्वेशन है ना। इस पे जो नॉर्मल गिर रहा है, ठीक है, इस पे जो नॉर्मल गिर रहा है इस पॉइंट पे, और इस पे जो नॉर्मल गिर रहा है इस पॉइंट पे, दोनों को लेना है आपको, ठीक है। और दोनों को लेके आपको दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो देखो नॉर्मल जब गिरता है इसका मतलब क्या है, ग्रेडियंट का बात हो रहा है इसमें, है ना। तो आपको ग्रेडियंट निकालना है इस पॉइंट पे, और फिर आप ग्रेडियंट निकालोगे इस पॉइंट पे, निकालने के बाद दोनों को डॉट करो तो आपको एंगल मिलेगा। तो देखो निकाल लो, ये देखो आपका दिया हुआ है फंक्शन, इसको काम करते हैं, इसको इस साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा। इसको हम फाई लेट कर लेते हैं, फाई फंक्शन, इसका हम डेल फाई निकालेंगे, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ये वेक्टर है ना। अब इसमें एक्स वाई जेड की जगह पे ये पॉइंट पुट करेंगे, इस पॉइंट पे हमें डेल फाई चाहिए तो ये पुट करेंगे तो फाइनली मुझे ये मिलेगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह से ये हो गया। अब देखो ये हमें वेक्टर मिल चुका है, ठीक है, ये नॉर्मल वेक्टर है इस वाले पे। ये जो आपका इक्वेशन क्या है, ये सरफेस का इक्वेशन है, तो ये सरफेस का इक्वेशन है, इस पे आपका नॉर्मल वेक्टर है इस पॉइंट पे, तो ये मिल गया हमें। इसी तरह से इसको हम क्या कर लेते हैं, n1 लेट कर लेते हैं, जिससे हमें
कैलकुलेशन करने में आसानी होगा, एंगल निकालने में। n1 लेट कर लेते हैं इसको, डेल फाई की जगह n1 हम लिखते हैं यहाँ पे। ओके, n1 नॉर्मल वेक्टर है। अब देखो हम डेल फाई का वैल्यू इस पॉइंट पर निकालेंगे, 2 पॉइंट दिया है ना फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर निकालेंगे। तो सिंपली ये जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे x y z इस तरह से दिया हुआ जो, इसमें आप जो है इस पॉइंट को पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा। इसको आप कर लोगे मल्टीप्लाई तो प्लस आ जाएगा, +6 3 दूनी की 6, ठीक है। 3 कॉमन लो तो यहाँ पे i + j + 2k मिल जाएगा आपको। ओके, इसको हम n2 लेट कर लेते हैं इजीली कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। n2 नॉर्मल वेक्टर है किस पे, इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे। अब देखो दोनों के बीच एंगल निकालना है, n1 n2 के बीच, तो लिखेंगे एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर जो है आपका n1 n2 है। तो इस तरह से होगा n1 डॉट n2, और n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड cos थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू आपका 10/23 हो जाएगा। तो आपको दोनों को डॉट करना है, दोनों वेक्टर मैंने लिख दिया यहाँ पे देख सकते हो। इसका मैग्नीट्यूड लिखूँगा मैं, तो n1 का मैग्नीट्यूड जो होगा आपका यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालने आता है ना फ्रेंड्स आपको, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे, मतलब सिंपली इसका जो i j और k का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर कर लोगे, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसी तरह से इसका स्क्वायर करोगे, i j का कोफिशिएंट 1 का 1 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, और 3 मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। क्योंकि इसका जो स्क्वायर होगा स्क्वायर रूट के अंदर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्क्वायर रूट में 3 स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 3 तो बाहर आ ही जाएगा 1 3 से, इसलिए मैं 3 को पहले ही बाहर कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, इन दोनों को जोड़ोगे, सब आपस में जोड़ोगे सिंपली तो 33 आ जाएगा, इनको जोड़ोगे तो आपको 6 मिलेगा, ठीक है। और इनका डॉट करोगे i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, तो आपको इस तरह से मिलेगा 1 + 4 - 8, ठीक है। तो देखो यहाँ से 1 4 क्या हो गया, 5 5 में से 8 गया, -3 आ जाएगा। ये 3 3 कट गया, ठीक है। ऊपर भी 3 नीचे भी 3 आपका आया, कट गया, तो नीचे आपका ये आ गया 33 और 6 जो स्क्वायर रूट में है दोनों, तो पूरे को स्क्वायर रूट हम कर लेंगे क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट में ही है। 33 को हम लिख सकते हैं 11 गुने 3, और 6 को लिख सकते हैं 3 दूनी की 6। तो ये जो दो आपको 3 दिख रहे हैं, एक 3 बाहर करो, 3 बाहर हो गया, 11 बचा, 2 बचा, 11 दूनी के 22, 3 3 कट गया, -1 ऊपर आ गया और 22 नीचे आ गया स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ से देखो cos थीटा इक्वल टू 10 आ गया, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये आपका आंसर है, यही एंगल है फ्रेंड्स दोनों के बीच। देखो अगला क्वेश्चन 12 नंबर, फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस दिस एट द पॉइंट। तो यहाँ फ्रेंड दो आपके इक्वेशन दे रखे हैं, देख सकते हो, दो फंक्शन के इक्वेशन है, दिस और दिस, है ना। आपको क्या निकला, टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस। तो जो इस सरफेस पे टेंजेंट प्लेन बनेंगे, जैसे ये आपका लेट करो कि पहला वाला फंक्शन है 5 1, तो इस पर जो टेंजेंट प्लेन बनेगा, लेट करो कि इस पॉइंट से आपका प्लेन पास हो रहा है, इस तरह से आपका प्लेन बनेगा। ओके, ये हो गया। और दूसरा आपका सरफेस लेट करो कि ऐसा आपका है, ठीक है। दूसरा सरफेस का इक्वेशन आपका ये है, इसे 5 2 लेट करो, इस पर आपका प्लेन बनेगा। ओके, आप जानते हो प्लेन पे नॉर्मल भी होता है नॉर्मल, ठीक है। ओके, टेंजेंट प्लेन किसको बोलते हैं, जो एक टेंजेंट से बनता है, ठीक है। जो टेंजेंट है, ये जो देखो यहाँ पे टेंजेंट बन रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचूँ मैं और ये आपका नॉर्मल का काम करेगा, समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो इस टेंजेंट प्लेन के बीच, मतलब ये जो प्लेन बन रहा है, ये प्लेन बन रहा है, इनके बीच हमें एंगल कैलकुलेट करना है। तो देखो इन प्लेन के बीच एंगल कैलकुलेट करने का मतलब है कि हमें जो ये जो नॉर्मल दिख रहा है, इनका हम एंगल कैलकुलेट करेंगे, इनके बीच का, ठीक है। ये अगर n1 है, ये n2 है, उसी तरह से जैसे अभी निकाला ना वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के दिया इन लोगों ने। तो प्लेन पे नॉर्मल होता ही है, और जो नॉर्मल प्लेन पे होगा वही आपका सरफेस पे होगा, समझ में आ रहा है ना। दोनों का नॉर्मल सेम होगा, इसलिए मैं दोनों का बीच का एंगल निकालूंगा, वही प्लेन के बीच का एंगल होगा, बात खत्म। तो फ्रेंड्स वही काम करेंगे हम। देखो 5 1 दिया पहला, 5 2 दूसरे को मान लिया 5 2 और पहले को मान लिया 5 1, सरफेस 1 है और सरफेस 2 है। ओके, देखो तो हमें एंगल निकालना है। तो मैंने बताया कि जो टेंजेंट के बीच एंगल होगा वो क्या होगा, इन पे जो नॉर्मल गिरेगा उनके बीच का एंगल होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो इस पर नॉर्मल निकालते हैं। नॉर्मल कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट से निकालते हैं। तो इसका हम ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, देखो इसका हम ग्रेडियंट निकाल रहे हैं 5 1 का। तो उसके लिए हम इसको x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये मिलेगा, y के रिस्पेक्ट में ये मिलेगा, और z के रिस्पेक्ट में हमें ये मिलेगा, ठीक है। कर लिया भाई, ठीक है। इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट को पुट करेंगे, x y z की जगह पॉइंट पुट करेंगे तो हमें फाइनली ये मिलेगा। इसको हम n1 लेट कर लेते हैं सुविधा के लिए, और यहाँ पे हम 5 2 निकालेंगे, मतलब इसके ऊपर जो नॉर्मल गिर रहा है उसको निकालेंगे। तो इसका हम ग्रेडियंट निकालेंगे, एक बार इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में, तो फाइनली मुझे ये मिलेगा। और इसमें ये पॉइंट पुट करेंगे क्योंकि इसी पॉइंट पे सारा काम करना है, तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। इसको हम n2 लेट कर लेते हैं सुविधा के लिए। अब देखो मैंने यहाँ पे लेक्चर लिख रखा है, समझो इसको। जो एंगल है
बिटवीन द टेंजेंट प्लेन के बीच जो एंगल है टू द सरफेस पे दोनों जो फाई वन फाई टू सरफेस है उस पर जो टेंजेंट प्लेन बन रहा है उनके बीच एंगल का मतलब है कि एंगल बिटवीन N1 एंड N2। तो हम ए निकालेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, N1 डॉट N2 कर लिया और डिवाइड बाई इनका मैग्नीट्यूड दोनों का लिख लिया मैंने यहाँ पे। N1 दिस इज द N2 और N1 का मैग्नीट्यूड दिस और N2 का मैग्नीट्यूड दिस हो गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको जानते हो आप। ठीक है, इनको डॉट कर लो, आई से आई के साथ, जे के साथ, तो 0 × 2 आपका 0 हो जाएगा, -2 × 1 आपका -2 हो जाएगा और 1 × 1 आपका 1 हो जाएगा। इसका 5 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 हो जाएगा और यहाँ पे -2 + 1 -1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप थीटा को देखो निकाल लोगे तो कॉस को इधर भेजो तो कॉस इनवर्स 30 आएगा। ये आपका आंसर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखो 30 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट द सरफेस, ये जो सरफेस आपको दिया है, मेक कट द सरफेस ऑर्थोगोनली एट दिस पॉइंट। तो बोल रहा है कि ए बी का वैल्यू निकालो और उसके लिए हिंट इन लोगों ने दे रखा है कि ये जो आपका सरफेस है इस सरफेस को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, मतलब 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है कि जो आपका सरफेस है ऑर्थोगोनली है, ठीक है, मतलब एक दूसरे को 90 पे कट कर रहा है। तो ये आपका सरफेस है, एक दूसरे को 90 पे कट कर रहा है, तो जो नॉर्मल होगा, ठीक है, जो आपका ये नॉर्मल होगा उनके बीच भी क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। तो 90 डिग्री का एंगल बनने का मतलब क्या है कि दो वेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो क्या होता है, दोनों वेक्टर का जो डॉट होगा वो 0 के इक्वल होता है ना। तो वही चीज़ हम करने वाले हैं। तो हम क्या निकालेंगे, इस सरफेस पे N1 मतलब नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे, इस सरफेस पे नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे। नॉर्मल वेक्टर कैसे निकलता है, ग्रेडियंट से निकलता है। तो दोनों का ग्रेडियंट निकालेंगे, दोनों का डॉट करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, φ1 ले लिया, पहले वाले को जो पहले वाला इक्वेशन दिया है, ठीक है, उसको हमने सरफेस 1 φ1 ले लिया, ठीक है। और दूसरा वाला दिया है आपका इस तरह से दिया है, इस 4 को इधर ले आओ तो ये आपका हो जाएगा। इसको मैंने φ2 ले लिया, मतलब दूसरा सरफेस ले लिया। इसका हम ग्रेडियंट निकालेंगे। देखो ग्रेडियंट निकाला, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा इस पूरे को, तो फाइनली मुझे इस तरह से मिल जाएगा वेक्टर फॉर्म में। इस पॉइंट को पुट करूँगा इसमें एक्स वाई जेड की जगह, तो ये मिल जाएगा मुझे। इसको मैं N1 लेट कर लेता हूँ सुविधा के लिए, उसके बाद मैं φ2 निकालूंगा, ठीक है। ये आपका φ2 है, इसका मैं टेल निकालूंगा, ठीक है, ग्रेडियंट यहाँ पे निकालूंगा, तो ये मिलेगा मुझे, मतलब सिंपली इसको एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में एक एक करके डिफरेंशिएट करना है, तो फाइनली मुझे ये मिलेगा। और इस पॉइंट को पुट करूँगा इसमें, तो मुझे ये मिलेगा। ये सिंपली फ्रेंड्स वही काम है, कुछ नया है नहीं। तो नया जब नहीं होता तो मैं कुछ नहीं बताता, नया होता तो मैं आपको सॉल्व करके स्टेप बाई स्टेप बताता। तो एक ही चीज़ को बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो डेल φ1 और डेल φ2 जो है ऑर्थोगोनल है, ठीक है, आपस में ऑर्थोगोनल है 90 डिग्री पे। तो जो इनका स्केलर प्रोडक्ट होगा नॉर्मल का, वो क्या होगा, 0 होगा। इसलिए मैंने लिखा N1 डॉट N2 क्या होगा, 0। ओके, ठीक है। तो ये रहा N1, ये रहा N2 इक्वल टू 0 पुट किया। अब सिंपली आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ डॉट होगा, तो दिस आएगा और दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस आपका दिस होगा, दिस इंटू दिस आपका दिस होगा, ठीक है। ये 0 हो गया। और 20a - 12b इक्वल टू 0, तो 5a - 3b इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू आपका 3/5 आ गया, ठीक है। a का वैल्यू आ गया ये b के फॉर्म में। तो अभी भी एग्जैक्ट a और b का वैल्यू नहीं निकला है। तो देखो ये जो आपका पॉइंट दिया है, ये जो पॉइंट आपका है 1 - 1 और क्या है 1 - 1 और 2, ये पॉइंट दोनों सरफेस पे है फ्रेंड्स, ठीक है। इस सरफेस पे भी है और इस सरफेस पे भी है। देखो तभी तो नॉर्मल हम निकाल रहे हैं, इसी पॉइंट पे तो हम नॉर्मल निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है दोनों सरफेस पे है, सेम पॉइंट दोनों सरफेस पे है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। देखो इसमें ये वाला है ना, तो मैं इसमें जो है φ2 में मैं इस पॉइंट को पुट करूँगा। जब ये पॉइंट इस पे है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फ्रेंड्स ये पॉइंट अगर इस सरफेस पे है तो इस पॉइंट को इसमें रखूँगा तो सेटिस्फाई करेगा, इक्वल टू 0 आएगा। तो देखो इसको एक्स वाई जेड की जगह पे मैं इसमें पुट करूँगा। तो देखो मैं वही काम किया यहाँ पे, देख सकते हो। ऑल्सो सिंस तो दिस पॉइंट लाइज ऑन φ1 φ2 दोनों पे लाई करेगा। तो मैंने सिर्फ φ2 के लिए यहाँ पे लिया है, क्योंकि उसी में जो है ABC करके दिया है इन लोगों ने, ABC करके दिया है। इसमें तो आपका ABC नहीं है ना, तो इसलिए मैंने इसमें रखा, इससे इक्वेशन मुझे मिल जाए। तो देखो मैंने रख दिया यहाँ पे पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट रख दिया। तो जेड तो है नहीं, तो ये सिर्फ आपका एक्स वाई काम आएगा इसमें, तो रख लेते हैं, जो है उसमें रख दिया, सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए और यहाँ पे आपका हो जाएगा पी माइनस में। तो ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब ए की जगह पे आप ये वाला वैल्यू पुट करो, ये जो है इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह 3/5 मैंने पुट कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करूँगा मैं, तो ये देखो
5 भी हो जाएगा और 5 को 20 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। और 3 में से 5 जाएगा -2b और 20 हो गया। b इक्वल टू 10 दूनी के 20, ठीक है। तो यहाँ से -10 आ जाएगा b का वैल्यू। a इक्वल टू 3/5 हमने निकाल रखा है, तो b का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये वाला 5 दूनी के 10, तो ये -6 आएगा। a की जगह -6, b की जगह -10 आपका आ गया, अगर दोनों सरफेस आपस में ऑर्थोगोनली हैं तो। पहले जो क्वेश्चन आपका 14 नंबर, ये आपका मिस प्रिंट है, तो इसको मैं नहीं कर रहा, लीव करो इसको, मतलब गलती है इसमें, ठीक है। और इसके लिए इन लोगों ने हिट भी दे रखा है कि आप जो देख सकते हो एक्सरसाइज 3.24 देख लो, यानी चैप्टर 3 में आप जाओगे ना तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इसको देखने को मिलेगा। देखो राइट प्रिंट आपका इसका जो पिछला वाला एडिशन है उसमें दिया हुआ है, देख सकते हो, जो पिछला वाला इसका एडिशन है उसमें राइट प्रिंट दिया हुआ है, तो उससे आप कर सकते हो इसको। और ज़्यादा हिंट आपको चाहिए, ठीक है, तो आप ये वाला देख सकते हो, जो इन लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे आप देखो उसका सॉल्यूशन, तो वहाँ पे आप भी जाके देख सकते हो। चलो मैं आगे कर रहा हूँ, 15 नंबर कर रहा हूँ। देखो r इक्वल टू आपका दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, ठीक है। छोटा r इक्वल टू क्या दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल R वेक्टर यहाँ पे दिया, देख सकते हो। और r इक्वल टू आपका दिस दिया, तो हमें प्रूव करना है ये वाला, ये हमें प्रूव करना है, और ये भी हमें प्रूव करना है। चलो करते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान चीज़ है, तो इसके लिए मैं आपके साथ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बनाया है आराम से, कुछ नहीं करना यार, डिफरेंशिएशन करने है, कुछ नहीं करना। देखो r इक्वल टू दिस दिया है, r आपका ये वाला गिवन है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, वही आपका ये देखो मैग्नीट्यूड दिया ना इसमें, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड मतलब आई जे के का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दिया मैंने, कोफिशिएंट का स्क्वायर इस तरह से हो गया। इसको हाफ लिख सकते हैं, मतलब स्क्वायर रूट है, इसको हम हाफ में इस तरह से लिख सकते हैं। जो फाई ऑफ आर है आ गया आपका, फाई जो फंक्शन आ गया आपका, यही आपका फंक्शन रहेगा, है ना, यही आपका फंक्शन का काम करेगा। क्वेश्चन में भी आपका यही बोल रहा है, इसमें देखो आपको दिया हुआ है देखो इसमें दिया हुआ आपका डेल, देख सकते हैं यहाँ पर डेल फाई ऑफ आर दिया है, तो जो फाई ऑफ आर है आपका ये आपका है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको आप जो इस तरह से लिख सकते हो, मतलब जो स्क्वायर रूट है इसको इस तरह से लिख सकते हो। ये मैं इस तरह इसलिए लिख रहा हूँ ऐसा, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन करने में आसानी हो, इससे भी आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हो। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मैं डेल निकाल रहा हूँ, मतलब ग्रेडियंट निकाल रहा हूँ। तो मुझे अगर इसका ग्रेडियंट निकालना है तो मुझे इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो देखो x के रिस्पेक्ट में करने के बाद यहाँ पर 2x आ जाएगा, नीचे आपका दिस आएगा। ये करने आता फ्रेंड्स, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है आपके लिए, इसको आपको डिफरेंशिएशन करने आता ही होगा। देखो इसका पावर 2 है, तो यहाँ पर आपका 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x² + y² + z² का पावर 1/2 है ना, -1 हो जाएगा। तो हाफ में से -1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -½ हो जाएगा। ओके समझ रहे हो ना, तो ये हो जाएगा। और 2x x² का यहाँ पे क्या हो जाएगा, × 2x हो जाएगा। ओके 2 से 2 खत्म हो जाएगा ये, और ये जो ऊपर जो -½ पावर आ जाएगा वो नीचे जाएगा इस तरह से, ठीक है, तो वो प्लस हो जाएगा इस तरह से, समझ रहे हो फ्रेंड्स, नीचे चला जाएगा। हाफ को हम स्क्वायर रूट में भी लिखते हैं, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया, तो और कुछ नहीं करना यहाँ पे। तो इसको कर लो और इसको देखा देखिए इसको कॉपी पेस्ट कर लो, जैसे मतलब यहाँ पे x है तो सिंपली आपको y पुट करना है, यहाँ पे z पुट करना है, बस हो गया काम खत्म। दो खत्म हो गया। तो फाइनली देखो इनमें जो नीचे वाला दिख रहा है एक कॉमन है, तो कॉमन कर लो, तो फाइनली आपको यहाँ पे xi बचेगा, यहाँ पे yj, यहाँ पे आपका zk बचेगा, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 1 आ गया ऊपर, नीचे आ रहा हो गया, और दिस इक्वल टू r वेक्टर, ये क्या है आपका r वेक्टर है, देख सकते हो। तो ये r वेक्टर हो गया, ये पूरा का पूरा r है आपका, देखो r है आपका ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो फाई ऑफ r क्या है, r है आपका, देखो फाई ऑफ r आपका ये r है ना। तो r की जगह पे नहीं, ये फ्रेंड्स है ना, r की जगह पे आपका ये वाला है, तो फाई ऑफ r इक्वल टू r है। तो इसको डिफरेंशिएट करो एक बार, तो ये r के रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएट इसको, तो और फाइडस r हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, r का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 की जगह पे मैं इसको लिख सकता हूँ, तो देखो 1 की जगह पे मैंने इसको लिख दिया, बस ये हो गया प्रूफ, ठीक है। अब दूसरा वाला प्रूफ करना है, तो देखो ये इंटीग्रेशन का सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ r⁴n dr है, तो सिंपली आप इसका इंटीग्रेशन कर लो। तो देखो इसका आप इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करने तो आता ही है आपको, r⁴n+1 डिवाइड बाई n+1 हो जाएगा, एक पावर ऐड हो जाएगा इंटीग्रेशन में, तो +c हो जाएगा। इसमें लिमिट नहीं दिया तो आपको प्लस से लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रल है। ओके तो ये हो गया आपका। अब इसका आपको ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसके लिए हमें ग्रेडियंट इसको निकालना पड़ेगा।
देखो क्वेश्चन में ग्रेडियंट दिया हुआ है, मतलब ये आपका दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है ना फ्रेंड्स हमें, तभी तो प्रूफ होगा जो हमें प्रूफ करना है। तो सिंपली इसका जो वैल्यू आया उससे हमें लिखना पड़ेगा। ये देखो आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखो आर की जगह पे ये वाला हम लिख सकते हैं ना, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है, n+1। अब यहाँ पे नीचे n+1 आपका है, ये वाला लिख दो प्लस सी, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स इसको मैंने एफ लेट कर लिया है, जिससे आसानी होगी मुझे निकालने में। ओके, तो यहाँ से देखो डेल एफ मैंने लिख लिया यहाँ पे, मतलब ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो देखो हमें क्या करना है, ये बहुत आसान है फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना आपको, सिंपली n+1 तो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज लिखो, इसको आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो n+1 डिवाइड बाई 2 जो है एज इट इज पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और n+1/2 को देखो n+1/2 में से आपको 1 घटाना होता है, ये होता है ना डिफरेंशिएशन में। तो देखो n+1 ये आपका 2 हो गया और डिवाइड बाई 2 होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n-2+1 मतलब -1, तो ये 2 हो जाएगा, समझ में आ गया। तो n-1 डिवाइड बाई 2, तो n-1 डिवाइड बाई 2 वही चीज़ मैंने लिखा यहाँ पे, डायरेक्टली लिख दिया है। एक्स स्क्वायर का यहाँ पे हो जाएगा 2x, ठीक है। उसी तरह से इसको आप कर लोगे, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे 2x आप लिखोगे, यहाँ पे आप 2y लिखोगे, सेम थिंग छापते जाओगे, छापते जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखा उसी को छाप दो यहाँ पे, बस यहाँ पे x लिखो तो यहाँ पे y लिख दो सेम, और यहाँ पे y लिखो तो यहाँ पे z लिख दो। ओके, कितना आसान है। तो ये आप ऐसा लिख लोगे, देखो n+1 आपका कट जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो फाइनली आपको क्या बच रहा है, यहाँ से 2 से 2 भी कट जाएगा फ्रेंड्स, ये भी काट दो 2 से 2, तो सॉरी यहाँ ये 2 नहीं कटेगा, ये 2 कटेगा, ये वाला ये 2 से 2 कट जाएगा। तो फाइनली आपका क्या बचेगा, यहाँ पे देखो क्या बचेगा आपका, ये यहाँ पे i j और k लिख लो फ्रेंड्स, ये सबको लिखना जरूरी है क्योंकि ग्रेडियंट आपका वेक्टर फॉर्म में आता है। ये हो गया, और यहाँ से हम कॉमन क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे आपका ये वाला कॉमन है, x² + y² + z² का पावर n-1/2, इस सब में कॉमन कर लो। ओके, और क्या कॉमन हो सकता है फ्रेंड्स, तो और चलो इसको हम साफ साफ लिख लेते हैं जिससे हमें दिख जाए कि क्या बचा हुआ है। देखो ये आपका बचा हुआ है, तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका ये वाला बचा हुआ है, मतलब कटने के बाद जो फाइनली बचा हुआ उसको मैंने लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये वाला कॉमन है, कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे xi बचा है, yj बचा, zk बचा, यहाँ पे xi और यहाँ पे yj और यहाँ पे आपका zk। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, r वेक्टर लिख सकते हैं, लिखेंगे आगे, अभी छोड़ दो अभी फिलहाल में। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये जो फ्रेंड्स आपका पावर n-1 डिवाइड बाई 2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखो हाफ को n-2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका फाइनली यही आ जाएगा, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला क्या है पूरा आपका r है, ठीक है, ये पूरा क्या है आपका r है। ओके, n-1 पावर हो गया, और ये क्या आपका r वेक्टर है, तो यही प्रूफ करना था। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट सोल्यूशन प्रॉब्लम 8.3 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।